नमस्कार। आज हम सिंचाई इंजीनियरिंग यानी फसलों तक पानी कैसे पहुंचाएं इसकी कला और विज्ञान पर थोड़ी बात करेंगे। कुछ दिलचस्प स्रोत हैं हमारे पास। सोचिए, जो अनाज हमारी थाली तक आता है उसमें पानी का कितना बड़ा हाथ है और उसको सही मात्रा में सही ढंग से देना कितना जरूरी है। आज की बातचीत में हम फसल चक्र से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये सिंचाई में एफिशिएंसी या क्षमता, इसका क्या मतलब है, कहाँ जाता है पानी। फिर देखेंगे कि पौधे असल में कितना पानी पीते हैं, जिसे उपभोगी उपयोग कहते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर खेत तक असल में कितना पानी पहुंचाना है। चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले फसल चक्र। अक्सर सुनते हैं हम कि भाई एक ही खेत पर अलग अलग फसलें उगानी चाहिए बारी बारी से। ये क्यों करते हैं? क्या सिर्फ मिट्टी के लिए अच्छा है? हाँ, मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए तो ये समझिए बेहद जरूरी है। फसल चक्र का जो मुख्य मकसद है ही अच्छा। वो मिट्टी की उर्वरता, उसकी ताकत बनाए रखना है। देखिए ना, अगर एक ही फसल आप साल दर साल उगाते रहेंगे तो वो जमीन से कुछ खास किस्म के पोषक तत्व लगातार खींचती रहेगी। नतीजा, उन तत्वों की कमी हो जाएगी। फसल चक्र से ये बैलेंस बना रहता है। जैसे किसान क्या कर सकते हैं, पहले मटर या चने जैसी कोई दलहनी फसल उगा ली। हाँ, जो नाइट्रोजन देती है मिट्टी को। बिल्कुल, ये हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती हैं। फिर इसके बाद कोई ऐसी फसल लगा दी जिसे नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, जैसे गेहूं। या फिर ऐसा भी करते हैं कि एक गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ वाली फसल लगा दी। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे मिट्टी की अलग अलग परतों से पोषक तत्व इस्तेमाल होते हैं और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, बनावट, वो भी बेहतर होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का खेल नहीं है, मिट्टी की ओवरऑल हेल्थ सुधरती है। और शायद कीड़े मकोड़ों का भी कुछ होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। अलग अलग फसल लगाने से ना कई कीड़े और बीमारियां जो किसी एक खास फसल पर ही ज्यादा पनपती हैं, उनका जीवन चक्र टूट जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। तो कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। फिर दवाइयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है। उदाहरण तो बहुत है, जैसे उत्तर भारत में धान के बाद गेहूं बहुत आम है। हाँ, ये तो देखा है। या कपास उगाया, फिर ज्वार, फिर चना। कभी कभी तो किसान खेत को कुछ टाइम के लिए खाली भी छोड़ देते हैं। परती रखना कहते हैं उसको। परती छोड़ना। हाँ, ताकि मिट्टी को थोड़ा आराम मिले, वो नेचुरली अपनी ताकत वापस पा सके। ये सब तरीके हैं लंबे समय तक अच्छी फसल लेने के लिए बहुत जरूरी हैं। समझ गया, बिल्कुल। अब आते हैं सिंचाई की क्षमता पर, एफिशिएंसी। आमतौर पे तो एफिशिएंसी का मतलब होता है भाई कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला। सिंचाई में इसका क्या मतलब हुआ? सिंचाई में क्षमता का सीधा सीधा मतलब है हमने स्रोत से, मान लीजिए नहर से, कितना पानी लिया या खेत में कितना पानी डाला, वो हुआ इनपुट। ठीक है। और उसमें से कितना पानी वाकई फसल के काम आया, मतलब उसकी जड़ों तक पहुंचा और इस्तेमाल हुआ, वो हुआ आउटपुट। ओके, सकता है ये पानी का नुकसान। कई जगह जैसे पानी हवा में उड़ सकता है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन कहते हैं। ये खुली नहरों से भी होता है, खेत की गीली सतह से भी। पानी जमीन में रिसकर इतना नीचे जा सकता है कि पौधे की जड़ें वहां तक पहुंच ही ना पाएं। उसे कहते हैं गहरा रिसाव, डीप पर्कोलेशन। अच्छा। या फिर पानी खेत की सतह पर ही बहकर निकल जाए, वो हुआ सतही बहाव, रन ऑफ। और हाँ, नहरों से, पाइपलाइन से लीकेज, रिसाव, सीपेज, ये भी बड़ा नुकसान है। तो मतलब जितनी कम बर्बादी, हाँ, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। बिल्कुल सीधी सी बात है। और ये क्षमता किन चीजों पे डिपेंड करती होगी? जाहिर है सिंचाई का तरीका, उसमें तो बहुत कुछ निर्भर करता होगा। हाँ, सिंचाई का तरीका सबसे अहम है। आजकल जैसे ड्रिप सिंचाई है, पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों में। हाँ, ड्रिप और स्प्रिंकलर भी। हाँ, और स्प्रिंकलर, फव्वारे से पानी देना, ये काफी कुशल माने जाते हैं क्योंकि इनमें पानी सीधा पौधे के पास पहुंचता है। सही। तो बहाव का या गहरे रिसाव का नुकसान कम होता है। जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे क्यारियों में पानी भर देना, उसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है। फिर मिट्टी कैसी है? रेतीली है तो पानी जल्दी नीचे जाएगा, चिकनी है तो शायद बहेगा ज्यादा, खेत समतल है या ऊबड़ खाबड़। हाँ, ये भी फर्क डालेगा। और मौसम कैसा है? तेज धूप, तेज हवा, तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। ये सब बातें क्षमता पर असर डालती हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा और खोलते हैं। पानी को स्रोत से, मान लीजिए नहर से, खेत तक लाने की बात करें, इसमें भी तो नुकसान होता होगा। हाँ बिल्कुल। इसे मापने का भी कोई तरीका है? क्या कहते हैं इसे? हाँ, इसे कहते हैं जलवाहन क्षमता, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। एनसी।
हाँ लिखते हैं इसे। हाँ, ये बस ये मापता है कि नहर या पाइप से जितना पानी छोड़ा गया उसका कितना % खेत के गेट तक मतलब मुहाने तक पहुंचा। उदाहरण, मान लीजिए नहर से 100 लीटर पानी छोड़ा लेकिन खेत तक सिर्फ 80 लीटर पहुंचा, तो वाहन क्षमता हुई 80%। बाकी 20 लीटर। वो रास्ते में गया, रिसाव में या वाष्पीकरण में, खासकर जो कच्ची नहरें होती है ना मिट्टी वाली, उनमें ये नुकसान बहुत ज्यादा होता है। समझ गया। और जब पानी खेत पर पहुंच गया, जी। फिर उसे खेत में फैलाने और जड़ों तक पहुंचाने की कुशलता, उसको क्या कहेंगे? उसे कहते हैं जल अनुप्रयोग क्षमता, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एब? हाँ अनुप्रयोग क्षमता। हाँ, ये बताती है कि खेत में जितना पानी आपने डाला उसका कितना % वाकई पौधे के रूट जोन में मतलब जड़ क्षेत्र में जमा हुआ, जहां से पौधा उसे पी सकता है। अच्छा। मान लीजिए खेत में 100 लीटर पानी डाला लेकिन रन ऑफ हो गया या डीप परकोलेशन हो गया और सिर्फ 70 लीटर ही जड़ों के हिस्से में जमा हुआ, तो अनुप्रयोग क्षमता हुई 70%। यहीं पर ड्रिप और स्प्रिंकलिंग बेहतर होंगे। बिल्कुल, पारंपरिक तरीकों की तुलना में यहाँ उनका प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या जड़ क्षेत्र में पानी जमा करने की भी कोई क्षमता होती है? मतलब मान लीजिए सिंचाई से पहले मिट्टी सूखी थी, उसे 50 लीटर पानी चाहिए था अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो क्या सिंचाई के बाद उसमें उतना पानी जमा हो पाया? हाँ, इसे भी मापते हैं। इसे कहते हैं जल भंडारण क्षमता, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ATS, स्टोरेज एफिशिएंसी। जी, ये देखती है कि सिंचाई से पहले जड़ क्षेत्र में जितनी नमी की कमी थी, सिंचाई के बाद उसकी कितनी भरपाई हुई। जैसे आपने कहा 50 लीटर की कमी थी और सिंचाई से सिर्फ 40 लीटर ही जमा हुआ, तो भंडारण क्षमता हुई 40/50 यानी 80%। और अगर ये कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो पानी ठीक से मिट्टी में घुसा नहीं, शायद मिट्टी की ऊपरी परत सख्त हो, या फिर आपने पानी ही कम दिया। दिलचस्प। और पौधे ने उस जमा हुए पानी का कितना अच्छा इस्तेमाल किया, इसे कैसे मापते हैं? उसके लिए है जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज एफिशिएंसी, NU। ये थोड़ा व्यापक है। कैसे? ये देखती है कि खेत में दिए गए कुल पानी का कितना हिस्सा फसल ने लाभकारी रूप से इस्तेमाल किया। बेनिफिशियली यूज किया। लाभकारी मतलब सिर्फ पौधे की बढ़ोतरी के लिए नहीं, बल्कि कभी-कभी मिट्टी से जो हानिकारक नमक वगैरह होते हैं, हाँ, सॉल्ट्स, हाँ, उनको नीचे धकेलने के लिए, लीचिंग के लिए जी। जो पानी जरूरी होता है, उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ नुकसान क्या हो सकता है? यहाँ नुकसान हो सकता है जैसे खरपतवार, वीड्स, वो भी तो पानी पीते हैं। सही बात है। या फिर मिट्टी की सतह से बेवजह का वाष्पीकरण हो रहा हो। एक और बहुत जरूरी बात दिमाग में आ रही है, पानी पूरे खेत में बराबर फैला या नहीं। ऐसा न हो कि कहीं पानी और कहीं सूखा, इसकी भी कोई क्षमता है। हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। इसे कहते हैं जल वितरण क्षमता, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ईटा, या फिर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट भी कहते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। जी, ये मापता है कि सिंचाई का पानी खेत में कितना एक समान रूप से यूनिफॉर्मली फैला है। और ये क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर पानी बराबर नहीं फैला तो खेत के कुछ हिस्सों में पौधों को कम पानी मिलेगा, उनकी पैदावार घटेगी, और दूसरे हिस्सों में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाएगा, उससे भी नुकसान है, जल भराव हो सकता है, पानी बर्बाद होगा। तो अच्छी वितरण क्षमता पाना, खासकर बड़े खेतों में, ये एक चुनौती होती है। सही है। तो हमने देखा कि पानी को स्रोत से पौधे तक पहुंचाने के सफर में कई पड़ाव हैं, और हर पड़ाव पर कुछ न कुछ नुकसान की गुंजाइश है, और उसकी कुशलता को अलग-अलग एफिशिएंसी से मापते हैं। अब ये समझते हैं कि पौधे को असल में पानी चाहिए कितना। ये उपभोगी उपयोग या कंजम्पटिव यूज, CU, ये क्या बला है? उपभोगी उपयोग, CU, ये पानी की वो कुल मात्रा है जो एक पौधा अपने पूरे जीवन काल में इस्तेमाल करता है। कुल मात्रा? हाँ, इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, पानी का पौधे की पत्तियों से भाप बनकर उड़ना, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और दूसरा, पानी का मिट्टी की सतह से या पौधे की गीली सतह से सीधे भाप बनकर उड़ना, वो है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। अच्छा, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, इन दोनों को मिलाकर बनता है वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन, ET। पौधे अपनी शारीरिक क्रियाओं में भी थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नए टिश्यू बनाने में, लेकिन वो मात्रा ET की तुलना में बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल जैसी। अच्छा। इसीलिए
हिसाब किताब में आसानी के लिए अक्सर उपभोगी उपयोग CU को वाष्पोत्सर्जन ET के बराबर ही मान लिया जाता है। मतलब CU लगभग ET। ओके, तो ETE मुख्य चीज है। मैंने सुना है इसमें भी दो तरह की बातें होती हैं, एक पोटेंशियल ET और एक एक्चुअल ET। ये क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। पोटेंशियल ET यानी PET, ये वो अधिकतम दर है जिससे पानी ET हो सकता है अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर मिट्टी में पानी की कोई कमी ना हो। अच्छा, पानी भरपूर हो। हाँ, और फसल भी पूरी तरह से जमीन को ढके हुए हों। ये सिर्फ मौसम पे निर्भर करता है। तापमान कितना है, धूप कितनी तेज है, हवा चल रही है या नहीं, हवा में नमी कितनी है, ये समझे मौसम के हिसाब से पानी की डिमांड कितनी है। और एक्चुअल ET यानी AET, ये वो मात्रा है जो असल में रियल कंडीशन में खेत में ET होती है। ये मौसम पर तो निर्भर करती ही है, हाँ। साथ में इस पर भी कि मिट्टी में पानी है भी या नहीं, फसल की स्टेज पर है, मिट्टी कैसी है। मतलब अगर मिट्टी सूखी पड़ी है तो चाहे मौसम की डिमांड PET कितनी भी हो, AET तो कम ही रहेगा। बिल्कुल, पानी ही नहीं होगा तो उड़ेगा कहाँ से। AET को सीधे खेत में मापने के लिए एक खास उपकरण आता है, लाइसीमीटर। लाइसीमीटर, ओके। और ये ट्रांसपिरेशन जो ET का हिस्सा है, ये कैसे होता है पौधे में? ट्रांसपिरेशन पौधे के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है। पौधे जड़ों से पानी सोखते हैं। हाँ। ये पानी तने से ऊपर जाता है पत्तियों तक। वहाँ ये पोषक तत्वों को लाने ले जाने में मदद करता है, पौधे को ठंडा रखता है। अच्छा। और जो फालतू पानी होता है या जो इस्तेमाल नहीं हुआ, वो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, हाँ। उनसे भाप बनकर हवा में चला जाता है। ये खासकर दिन में होता है, जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण चलता है। एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। अलग अलग फसलें 1 किलो अपना सूखा वजन, ड्राई मैटर बनाने के लिए अलग अलग मात्रा में पानी ट्रांसपायर करती हैं। अच्छा। इसे ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। जैसे गेहूं की तुलना में चावल का ट्रांसपिरेशन रेशियो काफी ज्यादा होता है। मतलब चावल को उतना ही वजन बढ़ाने के लिए गेहूं से कहीं ज्यादा पानी हवा में उड़ाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि चावल क्यों ज्यादा पानी मांगने वाली फसल है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बारिश का पानी भी तो पौधों के काम आता होगा? हाँ, बिल्कुल आता है। तो क्या पूरी बारिश का पानी पौधा इस्तेमाल कर पाता है? ये प्रभावी वर्षा, इफेक्टिव रेनफॉल, ये क्या चीज है? नहीं, पूरी बारिश का पानी पौधे के काम नहीं आ पाता। प्रभावी वर्षा या आरी बारिश का सिर्फ वो हिस्सा है जो फसल के बढ़ने के मौसम में गिरता है और जमीन में जाकर जड़ क्षेत्र में जमा होता है, जिससे पौधे की पानी की जरूरत यानी ET पूरी होती है। तो ये वो बारिश है जो हमारी सिंचाई की जरूरत को कम कर देती है? बिल्कुल सही। कुल बारिश में से जो पानी बह गया, रन ऑफ हो गया या जड़ों से भी नीचे रिस गया, डीपर्क्यूलेशन, वो प्रभावी नहीं माना जाता। तो इफेक्टिव रेनफॉल इज इक्वल टू टोटल रेनफॉल लॉसेस। इसका अंदाजा लगाने के लिए कभी-कभी एक एवरेज रेशियो फैक्टर R का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक मजेदार बात यह है कि ये फैक्टर R अगर बहुत बड़े इलाके में बारिश हो रही हो, वाइड स्प्रेड रेन, तो कम होता है। क्यों? क्योंकि बड़े इलाके में औसतन रन ऑफ जैसे नुकसान ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी जगह पर बिखरी हुई बारिश हो, स्कैटर्ड रेन हो, तो R का मान ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो ये जो उपभोगी उपयोग है, CU या ET, ये किन बातों से घटता बढ़ता है? मुख्य फैक्टर्स क्या हैं? कई चीजें हैं। मौसम तो है ही सबसे बड़ा फैक्टर। हाँ, तापमान, धूप, हवा। हाँ, ज्यादा तापमान, ज्यादा धूप, तेज हवा, ET बढ़ेगा। हवा में नमी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ET कम होगा। ठीक है। फसल का प्रकार कौन सा है, किस स्टेज पर है? छोटी फसल कम पानी लेगी, बड़ी फसल ज्यादा। मिट्टी कैसी है? रेतीली मिट्टी से वाष्पीकरण शायद ज्यादा हो। फसल कितने लंबे समय तक खेत में खड़ी रहती है, यानी उसका बेस पीरियड कितना है, ये भी कुल CU पर असर डालता है। सही है। तो इस CU या ET का अंदाजा कैसे लगाते हैं? आपने लाइसीमीटर बताया, लेकिन वो तो शायद हर जगह नहीं लगा सकते। हाँ, लाइसीमीटर बहुत सटीक है पर महंगा है, मुश्किल है लगाना। इसीलिए कई गणितीय सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूलाए बनाए गए हैं। अच्छा, फॉर्मूले? हाँ, जो मौसम के आंकड़ों का इस्तेमाल करके ET का अनुमान लगाते हैं। इनमें से 2 काफी मशहूर है। कौन कौन से? एक है ब्लेनी क्रिडल समीकरण,
ब्लिनी-क्रिडल इक्वेशन। जी। ये महीने भर के सीयू का अनुमान लगाने के लिए तापमान और दिन में कितने घंटे धूप रही उसके साथ एक फसल का फैक्टर जी। के इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी तरह की फसलें और मौसम हैं, ये के फैक्टर बहुत बदलता है। जी। इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा लिमिटेड है यहाँ। ओके। और दूसरा और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है हारग्रीव्स क्लास ए पैन वाष्पीकरण विधि, हारग्रीव्स क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड। पैन बर्तन। हाँ, इसमें एक स्टैंडर्ड साइज का पैन होता है, जी। गोल सा बर्तन करीब 1.2 मीटर व्यास का। उसमें पानी भरकर रख देते हैं। अच्छा। और रोज देखते हैं कि कितना पानी भाप बनकर उड़ गया। इसे कहते हैं पैन वाष्पीकरण ईपी। फिर इस ईपी को एक और फैक्टर जिसे कंजम्पटिव यूज कोएफिशिएंट के कहते हैं, उससे गुणा करके फसल के सीयू का अनुमान लगा लेते हैं। ये के फसल के प्रकार और उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। जी। ये तरीका काफी चलता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमने समझ लिया कि पानी पहुंचाने में क्या नुकसान होते हैं, यानी एफिशिएंसीज। पौधे को कितना पानी चाहिए, सीयू या ईटी। बारिश से कितनी मदद मिलती है, आरई। अब इन सब को जोड़कर ये पता लगाते हैं कि हमें असल में सिंचाई से कितना पानी देना है। सबसे बेसिक जरूरत से शुरू करते हैं। उपभोगी सिंचाई आवश्यकता, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR। ये क्या है? CIR बहुत सीधा है। देखिए, पौधे की कुल जरूरत है सीयू। हाँ। बारिश से मदद मिल गई आरई। ठीक। तो जो बचा वही CIR है। CIR बराबर CU आरई। ये वो नेट पानी है जो हमें सिंचाई से देना है, सिर्फ पौधे की ईटी की जरूरत पूरी करने के लिए। इसमें लीचिंग वगैरह शामिल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर हमें लीचिंग के लिए भी पानी देना है, जैसे मिट्टी में नमक ज्यादा हो गया है, उसे नीचे धकेलना है, तब जरूरत क्या कहलाएगी? तब हम बात करते हैं शुद्ध सिंचाई आवश्यकता की, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NIR। NIR? हाँ, इसमें पौधे की ईटी जरूरत जो कि CIR है और लीचिंग के लिए जरूरी पानी, लीचिंग रिक्वायरमेंट, LR, दोनों शामिल होते हैं। तो NIR = CIR + LR। ये वो कुल पानी है जो फसल के जड़ क्षेत्र में, रूट जोन में असल में पहुंचना चाहिए। ओके, ये हुई जड़ क्षेत्र की जरूरत NIR। लेकिन हमने शुरू में बात की थी कि खेत में पानी डालते समय भी कुछ नुकसान होते हैं, एप्लीकेशन लॉसेस, जैसे रन ऑफ, डीप पर्कोलेशन। हाँ, बिल्कुल। तो उनको ध्यान में रखते हुए खेत के गेट पर, मुहाने पर कितनी जरूरत होगी? उसे कहते हैं खेत सिंचाई आवश्यकता, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, FIR। जाहिर है ये NIR से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें खेत में पानी लगाने के दौरान होने वाले नुकसान भी जोड़ने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं इसे? इसे निकालने के लिए हम NIR को जल अनुप्रयोग क्षमता, ईटा से भाग देते हैं। FIR = NIR ईटा A। अच्छा। मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी नीटा मान लीजिए 70% है, यानी 0.7, तो आपको खेत के मुहाने पर NIR से करीब 43% ज्यादा पानी देना होगा, NIR 0.7, ताकि नुकसान के बाद भी जड़ क्षेत्र में NIR जितना पानी पहुंच जाए। समझ गया। और सबसे आखिर में, पानी को नहर से या ट्यूबवेल से खेत तक लाने में भी तो नुकसान था, कन्वेंस लॉस। हाँ, वाहन नुकसान। तो हमें स्रोत से, यानी नहर के आउटलेट से या ट्यूबवेल से कुल कितना पानी छोड़ना पड़ेगा? उसे कहते हैं सकल सिंचाई आवश्यकता, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, GIR। ये FIR से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें स्रोत से खेत तक पानी लाने में जो वाहन नुकसान, कन्वेंस लॉसेस हुए, वो भी शामिल है। इसे निकालने के लिए FIR को जल वाहन क्षमता नीटा C से भाग देते हैं। GIR = FIR नीटा C। अच्छा। ये वो सबसे बड़ी मात्रा है टोटल पानी जो आपको सोर्स पर चाहिए, ताकि रास्ते के और खेत के सारे नुकसानों को झेलने के बाद भी पौधे को NIR जितना पानी मिल सके। तो पानी की जरूरत का क्रम ऐसा बनता है, घटता हुआ स्रोत से पौधे की तरफ। सबसे ज्यादा GIR स्रोत पर, फिर FIR खेत के मुहाने पर, ओके, फिर NIR जड़ क्षेत्र में जरूरी, हाँ, और सबसे कम CIR सिर्फ पौधे की ईटी जरूरत। तो GIR, FIR, NIR, CIR। तो कुल मिला के ये पूरी कहानी पानी के एक सफर की है। स्रोत से चला, नहरों पाइपों से गुजरा, खेत में फैला और आखिरकार पौधे की जड़ों तक पहुंचा। और हर कदम पर कुछ पानी खो गया, लीक हुआ, उड़ गया, बह गया।
उसी नुकसान को कम करना, वही है सिंचाई क्षमता बढ़ाना। फसल चक्र मिट्टी को तैयार रखता है, ईटी बताता है पौधे की प्यास कितनी है, और जीआईआर हमें बताता है कि टंकी से कितना पानी निकालना पड़ेगा। ये साफ है कि पानी बचाना और उसे कुशलता से इस्तेमाल करना कितना जरूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है भविष्य के लिए, जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ रही है और तकनीक बेहतर हो रही है, हाँ, मान लीजिए सैटेलाइट से हम ज्यादा सटीकता से ईटी का अनुमान लगा पा रहे हैं, या सेंसर वाले ड्रिप सिस्टम आ रहे हैं जो एकदम जरूरत के हिसाब से पानी देते हैं। तो भविष्य में ये जो गणनाएं हमने डिस्कस की, जीआईआर, एफआईआर, एनआईआर, ये कितनी बदलेंगी और इसका असर सिंचाई के मैनेजमेंट पर, खासकर छोटे किसानों के लिए पानी की उपलब्धता और उसकी लागत पर क्या होगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरे समीकरण को बदल सकती है। इस विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सिंचाई से जुड़े इन पहलुओं पर ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी।